हे ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे संदीप माहेश्वरी जी के एक वीडियो के बारे में। अभी कुछ ही टाइम पहले उन्होंने एक वीडियो डाला था जहाँ पे एक ट्रेडर ने उनको कुछ सवाल पूछे थे उन ट्रेडिंग करियर के बारे में, ट्रेडिंग कैसी होती है, क्या होती है, वगैरह वगैरह। तो आज हम देखेंगे। अभी मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैंने 2014 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। तो अभी मेरा क्या नज़रिया है उन सारे जवाबों पे जो संदीप माहेश्वरी जी ने दिए हैं, है ना। अभी हम देखते हैं एक एक करके। मेरे को किसी चीज़ को लेकर पैशन है मेरे अंदर, लाइक मैं ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। किस चीज को लेके पैशन है आपके अंदर? ट्रेडिंग को लेकर के? यस सर, इन स्टॉक मार्केट। ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में? यस सर, ऑप्शन फ्यूचर्स एंड इंट्राडे लाइक। तो अभी हमने जो क्लिप देखी वहाँ पे पैशन की बात हो रही है। अभी जब मैं 2004 या 5 के आसपास मैं गुजरात गया था अपने अंकल के घर में, तो वो ट्रेडिंग कर रहे थे। वो ट्रेडिंग एंड लिविंग करते थे। तो मतलब मैंने देखा कि वो कंप्यूटर पे बैठे हैं और कुछ तो कलरफुल स्क्रीन है और वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर दिया कि यार मतलब बाहर की दुनिया से मतलब इन द सेंस बाहर की दुनिया की लोगों से कोई भी लेना देना नहीं, बस अपना कंप्यूटर और वो खुद ये काम कर रहे हैं। तो मुझे इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया और उसी टाइम से मैं ट्रेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक हो गया, है ना। मुझे ट्रेडिंग ने बहुत आकर्षित किया, ठीक है। फिर जब भी मैंने एंट्री की स्टॉक मार्केट में, तभी मुझे पता चला कि जो एफ है, अभी एफ वर्सेस इक्विटी, इस चीज़ को अच्छे से समझो। एफ जो है वो फेक बिजनेस है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से फेक है, लेकिन अगर इक्विटी से कंपेयर किया जाए तो इक्विटी रियल बिजनेस है। मतलब अभी कोई भी आईपीओ आता है तो वो अपने इक्विटी लाते हैं। मतलब इक्विटी मतलब कुछ एसेट हुआ, जैसे ये पेन हुआ, ये एसेट हुआ। अगर इस चीज़ का एफएनओ में कर दिया जाए तो मतलब बस मान लो कि यहाँ पे मेरे हाथ में एक पेन है ना। इस हाथ में रियल पेन है और इस हाथ में भी पेन है, लेकिन ये हाथ का पेन दिख नहीं रहा है, ये एसेट नहीं है, ठीक है। ये बस मान रहे हैं, कुछ लोग मान रहे हैं और उनके बीच में सौदा हो रहा है, ठीक है। एफ एन ओ इज अ टोटली फेक बिजनेस, है ना। वहाँ पे ट्रेडिंग करोगे तो फेक में यार कुछ भी करोगे ना तो बराबर रिजल्ट्स आएंगे ही नहीं। अगर तुम इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो तो वही सही है, क्योंकि क्या है, इसको खरीदने के लिए समझो 10 रुपये का पेन है तो 10 रुपये लगेगा, और इस हाथ के पेन को अगर खरीदना है जो दिख ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे जो दिख ही नहीं रहा है इसको खरीदने के लिए मार्केट ने क्या किया है कि ये पेन है, ठीक है, ये मेरे हाथ में पेन है, इसकी कॉस्ट 10 रुपये है, लेकिन आपको पूरे 10 रुपये देने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ 2 रुपये दो और कुछ महीनों के लिए इसे यूज़ करो। अभी जो है ही नहीं उसको बस यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। इस बात को अच्छे से समझो, रियल क्या है और अनरियल क्या है, ठीक है। फेक है टोटली एफ अभी एक क्लिप में भाई ने और कहा कि मैं इंट्राडे मुझे अच्छा लगता है। अभी इंट्राडे एक ऐसी चीज़ है कि जो शुरुआती ट्रेडर के लिए नहीं है। इंट्राडे इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स। हर कोई सोचता है कि मैं 1-2 हज़ार रुपया कमा लूँगा, कुछ 100-200-500 कमा लूँगा, लेकिन ये नहीं हो सकता मेरे भाई। अभी आप लोगों ने कभी ना कभी एक गेम खेला होगा, स्नेक वाला गेम, अपने मोबाइल पे। तो वो स्नेक वाला गेम क्या कहता है कि आप डायरेक्टली 10वें तो 20वें लेवल पे नहीं खेल सकते। वैसे ही इंट्राडे मतलब वो फास्ट बिजनेस है, टोटली फास्ट बिजनेस। आप डायरेक्टली नेक्स्ट हायर लेवल पे नहीं खेल सकते। आपको शुरुआत करना पड़ेगा एकदम डाउन से, ठीक है। एकदम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे स्टेजेस से आपको जाना पड़ेगा। पहला स्टेज है इन्वेस्टमेंट, है ना। दूसरा स्टेज है स्विंग ट्रेडिंग, तीसरा स्टेज है फिर इंट्राडे, फिर उसके बाद आप स्कैल्पिंग देख सकते हो। ऐसे ये स्टेजेस है। जब भी हर एक स्टेज में पार कर लेते हो, हर एक स्टेज में सक्सेस मिल जाती है, फिर ही हम उसको आगे आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर ये नहीं हो सकता। लोग क्या करते हैं, छोटा सा कैपिटल लेके आते हैं और सोचते हैं कि इसके साथ मार्जिन यूज़ करेंगे और उससे पैसा बनाएंगे। ये नहीं होता मेरे भाई। ट्रेडिंग विदाउट मार्जिन इज़ अ रियल ट्रेडिंग। जो भी इन्वेस्टर लोगों ने पैसा बनाया है, उन्होंने कैसा बनाया है, उनके पास हार्ड अर्नड कैश था, हार्ड कैश जो उन्होंने डाला उसको लिया, और वही कुछ सालों में मल्टीपल में रिटर्न देता है, वो मल्टीप्लाई होता है। वैसे ही एफ इज़ अ फेक बिजनेस, और दूसरा ट्रेडिंग विदाउट मार्जिन, यही एक सही रास्ता है। यू आर नॉट पैशनेट फॉर ट्रेडिंग, यू आर पैशनेट फॉर प्रॉफिट, जो ट्रेडिंग से मिलता है। अगर ट्रेडिंग करके लॉस मिलता है, आर यू पैशनेट अबाउट दैट? नो। तो यू आर नॉट पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, यू आर पैशनेट अबाउट प्रॉफिट, मनी। तो इसके पीछे क्या है? ग्रीड है, विच इज नॉट रॉन्ग। पैशन का मतलब ये है, अगर वो रियल है तो, फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग, कि चाहे पैसे मिले या नहीं मिले, चाहे पैसे जाए जेब से, देन ऑल्सो यू आर डूइंग इट, देन यू कैन से इट इज माई पैशन। लेकिन अगर पैसा मिले तो पैशन, नहीं मिले तो डिप्रेशन, तो गड़बड़ हो गई है भाई साहब। यार ये एकदम सही चीज़ है, क्योंकि जब भी पैसा आता है
तो ही अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि वही पैशन है जब भी पैसा आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जब भी मैंने अपने अंकल को देखा था, वो कुछ तो ट्रेडिंग कर रहे थे। मेरा मकसद क्या था वो करने के पीछे कि कलरफुल जॉब है। अभी कलरफुल जॉब तो एनिमेशंस वालों का भी है, मेरे को उस टाइम पे वो भी मालूम था कि कार्टून बनते हैं वगैरह वगैरह, है ना। कुछ बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर्स है जहाँ पे बहुत कलरफुल चीज़ें होती हैं, जैसे एडिटिंग हो गई। लेकिन मेरा पैशन ने तो, मेरा इंटरेस्ट उसमें नहीं था। मेरा इंटरेस्ट किस में था, वो एक घर में बैठे बैठे एक कंप्यूटर से बस पैसा कमा रहे हैं, है ना। और उस टाइम पे वर्क फ्रॉम होम जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। ये फर्स्ट मैंने देखा था जो ऐसे वर्क फ्रॉम होम टाइप कुछ तो लग रहा है कि बाबा घर पे बैठ के कोई ट्रेडिंग कर रहा है, तो इसलिए मैं उसमें आकर्षित हुआ। और ये रियल में हमको जो ट्रेडिंग से पसंद है, जो अच्छा लगता है, वो प्रॉफिट्स ही है। लॉसेस किसी को नहीं पसंद, है ना। अगर वो कंट्रोल्ड रहे तो फिर ठीक है, लेकिन लॉसेस के लिए कोई भी ट्रेडिंग में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही आता है। मन ये चाहता है हमारे पास में बहुत पैसा हो, बहुत नेम हो, बहुत फेम हो, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस हो, हमारे पास में एक स्टेबल सिक्योर करियर हो, फिर चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। जब लोग हमको देखें तो उनकी आंखों में ये नहीं होना चाहिए कि एक लूज़र है, उनकी आंखों में ये होना चाहिए कि इस बंदे ने कुछ उखाड़ा है अपनी ज़िंदगी में। एक कंफर्टेबल अच्छी लाइफ हमें मिल जाए बिना कुछ करे। तो क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि हम सब आलसी हैं? ये हमारा बेसिक नेचर है। बाय डिफ़ॉल्ट हम सब आलसी हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम सब ग्रीडी हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हम सब प्लेजर के भूखे हैं। तो अगर कोई ऐसी फील्ड हो जहां पर ये तीनों चीज़ें आ करके कनेक्ट हो जाए कि हमें एफर्ट कम से कम लगाना पड़े, इतना पैसा आने की पॉसिबिलिटी हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और मज़ा भी आए, एक थ्रिल हो, एक एडवेंचर हो, एक तरह का गेम हो, तो उसमें कौन नहीं जाना चाहेगा। मुझे भी गेम्स बहुत पसंद थे। अभी उस टाइम पे मैं खेलने जाता था प्ले स्टेशन, है ना। 10 रुपया आधा घंटा, 20 रुपया 1 घंटा, वैसे टाइप से। तो वैसे काम करने में वो किसको अच्छा नहीं लगेगा। हमारा मन यही चाहता है कि कुछ ना करके बहुत सारा पैसा मिले, कुछ ना करके फेम भी मिले। जैसे अभी संदीप महेश्वरी जी ने कहा है, वो सब सही है ना। माइंड लेवल पे सब सही है। वैसा ही हर एक का मन चाहता है, हर एक का। लेकिन जो इस चीज़ को कंट्रोल कर लेता है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है। अभी कौन नहीं चाहता कि यूट्यूब चैनल से पैसा कमा लिया जाए, है ना। कौन नहीं चाहता। एक यही है जो संदीप महेश्वरी जी हैं, वो नहीं चाहते। उन्होंने अपना मोनेटाइजेशन ऑफ करके रखा है ना। ये हर किसी के लिए आसान नहीं होता है, ठीक है। माइंड से लड़ना ये बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल पे इम्पॉसिबल चीज़ है। कुछ ना करके, मतलब अभी देखो, तुम बिजनेस करो या जॉब करो, तुमको लोगों से बात करनी है, लोगों के साथ काम करना है। और लोगों से डील करना मतलब ये एक प्रकार से है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट भी है। डिफ़िकल्ट बोले तो मतलब जो पॉलिटिक्स होता है लोगों के बीच में, वो एकदम नेक्स्ट लेवल मतलब खतरनाक होता है, मतलब नेगेटिव होता है। वो पॉलिटिक्स से बचना भी एक मेरा एक रीज़न था कि पॉलिटिक्स से बचना है और अपना एक ऐसा काम करना है। एक ये भी था, मतलब जो भी था ना, मेरा कंफर्ट जोन था। कंफर्ट जोन में रहो, वही करो, मतलब कम से कम काम करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ। बिजनेस इज अ फुल टाइम जॉब। बिजनेस में और जॉब में बस इतना सा फर्क है, जॉब इज एन 8 आवर जॉब और अ 9 आवर जॉब, बट बिजनेस इज अ 24 आवर जॉब। 24 घंटे आपका दिमाग घूमता रहता है। जो बंदा जॉब कर रहा है वो तो जा करके आराम से घर पे सो सकता है, उसके लिए सैटरडे संडे नाम की चीज होती है। बिजनेस में कोई सैटरडे संडे नहीं होता है। तो मैं एक ऐसी जॉब क्यों करूंगा जो मेरे को 24 घंटे करनी पड़ रही है? अगर ऐसा कोई रास्ता है जहां से कि बिना इस सब हेडेक के, मान लो अपने बिजनेस में से मैं ये सब करके साल में एंड में खर्चे वर्चे काट के 20% कमाता हूं अपने कैपिटल पे, और मुझे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहां मैं 50% कमा लूं, तो क्या मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उसमें लग नहीं जाऊंगा? मेरे भी फादर का बिजनेस था, है ना, था, अभी नहीं है। तो मुझे एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को बिज़नेस नहीं करना था वो, क्योंकि पापा जाते थे, वहाँ पे वर्कर्स थे बहुत सारे, उन सबको मैनेज करो, उन सब की प्रॉब्लम सुनो, मतलब बहुत कुछ चीज़ें। अपने वेंडर्स होते हैं, पार्टी वाले होते हैं, हम जिनसे माल लेते हैं, हम जिनको माल देते हैं, सबसे बात करो, सबसे मतलब माथापच्ची करो। बहुत मतलब स्ट्रेसफुल काम था। तो मुझे वो सब नहीं करना था, मुझे कुछ ईज़ी चाहिए था। तो मैंने ट्रेडिंग चुनी। जॉब बिजनेस से ज़्यादा पेनफुल है, मतलब इन द सेंस ये कि बिजनेस में सब हमारा है, हम जो डिसीजन लेते हैं वो हमारे हैं, सही तो सही, गलत तो गलत। लेकिन जॉब में हम अगर सही भी हो तो भी हमको गलत ठहराया जा सकता है। सही काम हमको दिख रहा है कि ये सही है, लेकिन गलत काम करवाया जाता है हमसे। और सबसे बड़ी बात तो लोगों की किचकिच, जो मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा। लोग मतलब
लोगों की थिंकिंग से बात करना, मतलब सुनने को तैयार नहीं, उससे डील करना, उन लोगों से डील करना, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है एक्चुअली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे मैं डरता था शायद, और मैं फिर ट्रेडिंग की तरफ आया। जिस प्लेटफॉर्म पे बैठ करके आप ये खेल खेल रहे हो, उस प्लेटफॉर्म का जो ओनर है वो बात करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। वो इंट्राडे की बात क्यों नहीं करता है? वो फ्यूचर की बात क्यों नहीं करता है? वो ऑप्शंस की बात क्यों नहीं करता है? अभी ब्रोकिंग फर्म के ओनर के बारे में बात करें तो यार, एक तो बात ऐसी है कि इन्वेस्टिंग अमीरों के चोचले हैं। अगर अपने पास पैसा है तो ही अपन इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर पैसा ही नहीं तो क्या करेंगे। अभी जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मेरे पास पैसा ही नहीं, मैं इन्वेस्ट करना चाहता था लेकिन पैसा ही नहीं था। मैंने क्या सोचा था कि ट्रेडिंग करूँगा, ट्रेडिंग से कमाऊँगा, फिर बाद में उसको इन्वेस्ट करूँगा, है ना। ये थिंकिंग ठीक सही थी, लेकिन ट्रेडिंग करने का जो सबसे पहला जो स्टेप था, सबसे पहला स्टेज, उसमें ही सब गलत इन्फॉर्मेशन से, गलत नॉलेज से, गलत सब अप्लाई कर करके सब वाट लग गई। ठीक है, तो बात यह है कि अगर पैसा आ रहा है, जब भी मैंने ये ट्रेडिंग करियर चूज़ किया उस टाइम पे मुझे ज़रूरत थी पैसे की। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा मेरे पास पैसा था, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। और कम से कम पैसे में अगर कोई आपको बता दे कि आपके पास 1 लाख पड़ा है और आप मार्जिन यूज़ करके 10 लाख का माल खरीद सकते हो, मतलब सोचो कि यार दिमाग पे ना नेक्स्ट लेवल का इम्पैक्ट डालता है वो चीज़। एक तो अपने पास पैसे की पहली तंगी, और अपन 10 गुना ज़्यादा माल खरीद सकते हैं। जैसे ऑप्शंस देखो, हम इतना गुना ज़्यादा खरीद सकते हैं। अभी फ्यूचर्स भी देखो, हम कितना 2.5 लाख से अपन 10 से 15 लाख का माल खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ अपने दिमाग पे इम्पैक्ट डालती है कि यार जो चीज़ की अपनी औकात ही नहीं है, हम वो काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एफ.एन.ओ. मार्जिन्स की तरफ जाते हैं। मैं एक्चुअली एक ब्रोकर के पास काम करता था, तो मैं उस ब्रोकर के पास गया था ये अपना माइंड लेके कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। वैसे ही मेरे जैसे ही एक बंदा था वहाँ पे वो बंदा आया था मेरी उम्र का। वो सोचता था कि मुझे एक ब्रोकिंग फर्म खोलनी है ना। वो ब्रोकिंग फर्म खोलने के लिए उसके पास जॉब कर रहा था और मैं ट्रेडिंग सीखने के लिए जॉब कर रहा था। मैं तो ट्रेडिंग सीख नहीं पाया, लेकिन आज वो बंदे ने अपनी ब्रोकिंग फर्म ओपन कर ली है और वो एकदम अच्छे से चला रहा है, थाने में रहता है। तो बात यही है कि स्टार्टिंग से क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। लेकिन एक बात ऐसी भी है कि वो मेरे से ज़्यादा वेल सेटल था, मतलब फैमिली अच्छी थी उसकी। तो मतलब बात ऐसी है कि क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जिस टाइम पे ये क्लैरिटी आती है उस टाइम पे अपना दिमाग एक्चुअल में राइट डिसीजंस लेता है। अभी शायद हो सकता है कि आज जो क्लैरिटी मेरे पास है वही क्लैरिटी उस टाइम पे ब्रोकर के ओनर के पास हो सकती है ना, कि जिसने वो डिसीजन लिया कि मैं एक ब्रोकिंग फर्म ओपन करूँगा, है ना। अभी उसकी उम्र क्या थी वो मालूम नहीं, लेकिन ये चीज़ है। तो ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप एंटिसिपेट करते हो बेस्ड अपॉन सम टेक्निकल एनालिसिस, और बेस्ड अपॉन सम न्यूज़, और बेस्ड अपॉन सम फंडामेंटल एनालिसिस, और बेस्ड अपॉन एनी एनालिसिस, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे शॉर्ट टर्म हो। आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, और वहां पे प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होता है। आपको प्रॉफिट के बारे में तो सोचना ही नहीं होता है, लॉस के बारे में सोचना होता है। जब ट्रेडिंग में लॉस होता है तो एक होता है फिजिकल पेन जो 1-2 दिन 3 दिन तक रहता है, एक है साइकोलॉजिकल पेन जो जिंदगी भर रहता है, कभी नहीं जाता है। फिर इंसान उसको रिकवर करने के लिए खेलता है। एट द एंड ऑफ द डे इट इज नथिंग बट कैलकुलेशन एंड डिसिप्लिन, कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सीइंग बियॉन्ड जो ग्राफ में दिख रहा है उसके आगे भी देखना होता है। यार ये बात संदीप महेश्वरी जी ने एकदम सही कही ट्रेडिंग के बारे में। ये जो भी है एंटिसिपेशन है ना, एकदम शुद्ध भाषा में स्पेकुलेशन, है ना। जो भी है हम तुक्का लगा रहे हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं। बस बात इतनी है कि राइट नॉलेज अगर रखा जाए, है ना, राइट नॉलेज, तो जो चांसेस 50-50 के होते हैं, है ना, राइट नॉलेज रखा जाए तो प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में 5-10% आ जाती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में 5-10% आ जाती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, देयर इज नो वे टू डू इट। और लॉन्ग टर्म में अगर बिजनेस में दम है तो उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत। बिजनेस बढ़ेगा तो प्राइस आज नहीं तो कल उसको फॉलो करेगा। 100% रियल बात कि नो वन कैन प्रिडिक्ट 100%। ठीक है, तो जब भी नो वन कैन प्रिडिक्ट 100% ये बात आती है तो यहाँ पे सिनारियो में 2 चीज़ आती है, एक तो एफिशिएंसी और दूसरा रिस्क रिवॉर्ड। ये अभी एफिशिएंसी अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपने हाथ में जो है वो है रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इन्वेस्टिंग अभी लॉन्ग टर्म तो अच्छी है ही, इसके लिए ट्रेड लाइक इन्वेस्टिंग। ठीक है, जैसे कि तुम एक इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसे ट्रेड करो, मतलब रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा। तो जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल 10 साल
के स्टैंड पॉइंट से तो मैं एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, पर जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूं. इट इज स्पेक्यूलेशन. वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है. स्पेक्यूलेशन मतलब आइडिया लगा रहे हो कि ऐसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा, वैसा होगा. तो एक होता है स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, स्पेक्यूलेटिव वर्क, एक होता है रियल बिजनेस, रियल वर्क. इन दोनों को अलग अलग करके देखना होता है. स्पेक्यूलेशन तो बिजनेस में भी होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का सारा खेल है. जैसे संदीप जी ने कहा कि प्रोबेबिलिटी का सारा खेल है, तो प्रोबेबिलिटी अपने फेवर में लाओ, राइट नॉलेज रखे. जैसे जैसे तुम सही नॉलेज ग्रहण करते जाओगे, है ना, लेते जाओगे, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में आएगी 0.1, 0.2, 0.3% कर करके. ठीक है. फिर जो चांसेस जो 50-50 वाले होते हैं वो किधर न किधर 55-45 या 60-40 हो जाते हैं. ऐसा नहीं कि 60% राइट हो गए, 55% राइट हो गए, लेकिन जो 50-50 वाला मामला होता है वो तुम्हारी फेवर में आ जाता है. मतलब जैसे कि तुम अच्छे खासे रिस्क टू रिवॉर्ड वाले ट्रेड ले सकते हो, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाले, है ना. यहाँ पे तुमको ये सीखना होगा कि छोटे से छोटे रिस्क से तुम बड़ा रिवॉर्ड कैसे बनाओगे. ठीक है. एकदम 100% स्पेकुलेशन है, हम तुक्का लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल 50-50% चांसेस है. जब भी 50 बार खो रहे हो तभी कम खोना है, और जब भी 50 बार पा रहे हो तभी ज़्यादा पाना है ना. जिस टाइम पे तुम ट्रेडिंग करते हो उसी टाइम पे ये ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है. अगर तुम तुक्के से कुछ भी करते जा रहे हो, मतलब रिस्क रिवॉर्ड 1:1 है, 1:2 है, तो ये कोई बिजनेस बनने नहीं वाला है. अगर रियल बिजनेस करना है तो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड हमेशा रिस्क सिंगल डिजिट रहे और रिवॉर्ड डबल डिजिट रहे, ट्रिपल डिजिट रहे. 1:10, 1:20, 1:30, 40, 50, 60, इतना बड़ा तुम्हारा रिवॉर्ड होना चाहिए. जैसे मैंने पहले कहा, ट्रेड लाइक इन्वेस्टमेंट, मतलब हम जब भी इन्वेस्ट करते हैं हम छोटी सी रिस्क से इन्वेस्ट करते हैं. मतलब छोटी मतलब डाल देते हैं और अपने को मल्टीपल्स में रिटर्न मिलते हैं, मतलब 100%, 200%. वैसे ही ट्रेडिंग भी वैसे ही करनी है, रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा. मतलब अभी तुम एंट्री कर रहे हो तो तुम्हारा रिस्क जो है वो स्कैल्पिंग वाला होना चाहिए, मतलब एक छोटा सा 2 मिनट या 5 मिनट वाला कैंडल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट वाला कैंडल. लेकिन जो रिवॉर्ड रहे वो डेली टाइम फ्रेम में से तुम उसको कैच करो, मतलब डेली टाइम फ्रेम में प्रॉफिट बुकिंग करो. इतना बड़ा रिवॉर्ड, रिस्क इतना छोटा और रिवॉर्ड इतना बड़ा. सोचो इस बात को, है ना. फिर तुम्हारी एफिशिएंसी यहाँ पे 20%, 30%, 10% क्यों ना हो, तुम यहाँ पे पैसा कमाओगे. तो जब इस बात को आप समझ जाते हो कि हमारी जो ब्रेन है वो बाय डिफॉल्ट इन्हीं चीजों की तरफ जाएगी, इसी में मजा आएगा. कोई भी काम ऐसा जहां पे बहुत कम टाइम में बहुत सारा पैसा मिल सकता होगा या एक्चुअल में मिल जाएगा, बाद में चला जाए वो बात अलग है. बाय डिफॉल्ट आपका माइंड वहीं जाएगा. इसलिए ट्रेडिंग इतनी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए इस तरह की और जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है. इसलिए गवर्नमेंट ने इतना टैक्स बढ़ा दिया है इस तरह की एक्टिविटीज के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जिसको करना है वो तो करेगा. और स्पेक्यूलेशन में लॉन्ग टर्म में जीतना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. स्पेक्यूलेशन इज नॉट इलीगल, इट इज लीगल. वहां कभी जीतोगे कभी हारोगे, दैट इज स्पेक्यूलेशन. लेकिन डेली बेसिस पे किसी ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट हो रहा होता है, किसी ट्रेड पे लॉस हो रहा होता है. अगर पूरी तरह से लॉस हो जाए तो बंदा उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसको मजा ही नहीं आएगा वो करने में. इन अदर वर्ड्स इट्स क्लोज टू अराउंड 50-50. मैं भी एक टाइम पे जब इंट्राडे करता था, FNO करता था, मैंने सोचा था कि छोड़ दूं, है ना, छोड़ दूं. फिर बाद में रिस्क रिवॉर्ड का ख्याल आया दिमाग में. मैंने बहुत सारे फेमस यूट्यूबर्स की बुक्स पढ़े, मैंने बहुत सारे फेमस ट्रेडर्स की बुक्स पढ़े, लेकिन बुक से तो कुछ मिला नहीं. लेकिन तो इंटरव्यूज़ देखे, तो इंटरव्यूज़ में मालूम पड़ा कि इनका एक्चुअली ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है वगैरह वगैरह. उन्हीं कुछ ट्रेडर्स का मैंने अपने चैनल में हिंदी में कन्वर्जन किया है, जो बहुत सारे हैं. 2 चैनल है, एक UK स्प्रेड बेटिंग, एक moneyshow.com. यहाँ पे सच्चे ट्रेडर्स आते हैं जो हेज फंड में काम करते हैं, जो खुद के लिए काम करते हैं. मैंने उनके ही इंटरव्यूज़ को हिंदी में डब किया है, जिनको देख के मैं सीखा हूँ, है ना. मैंने साइकोलॉजी सीखी है कि वो एक ट्रेड के पीछे क्या करते हैं, है ना. एक्चुअली उनका मेन मतलब क्या है कि एक तो बात है जीतने वाले ट्रेड, हारने वाले ट्रेड. हारने वाले ट्रेड का लॉस कम रखो, जीतने वाले ट्रेड का प्रॉफिट बड़ा रखो. तो बड़ा रखो मतलब सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ने दो, सिर्फ इतना नहीं, क्वांटिटी ऐड करो. ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैंने उनसे सीखी है.
जो आज भी मुझे अच्छी तरह से नहीं आती, लेकिन मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी फॉर एग्जांपल सिगरेट ले लो, सिगरेट के बॉक्स पे एकदम खराब इमेजेस रहते हैं कि इसको पियोगे तो कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ से गलने लगेगा वो, लेकिन उसको पीना बंद नहीं हो रहा है क्योंकि लोग वही करते हैं जो वो चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बढ़ते जा रहा है सिगरेट का कंजम्पशन भी, और ट्रेडिंग के डीमैट्स अकाउंट भी खुलते जा रहे हैं, ठीक है। एक ही तरीका है स्पेकुलेशन को बीट करने का, है ना, मतलब स्पेकुलेशन के माया जाल को बीट करने का एक ही तरीका है, रिस्क रिवॉर्ड, सिंगल डिजिट स्मॉल रिस्क, डबल डिजिट हाइयर रिवॉर्ड, बस। अगर आपने एक बार पी करके गाड़ी चलाई और एक्सीडेंट हो गया और आपको समझ आ गया कि पी करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, तो दैट इज ओके, गलती हो गई आपसे, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट बच गया। अगर मैं मर जाता या कोई और मर जाता तो दिक्कत हो जाती, तो आपको खुश होना चाहिए कि 5 लाख में ही बच गए। हो सकता है और ज़्यादा आप पैसा लगा देते या इधर उधर से उधार ले करके फिर पैसा लगा देते। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है। फिर क्या करते हैं? फिर तो इंसान बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लोगों के घर पे घंटियाँ बजती है, भाई मेरा पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, पैसा कब दोगे, पैसा, पैसे पे ब्याज। ये बहुत गंदा ट्रैप है। ये सच बात है, ये पैसा, पैसे, घंटियाँ बजती हैं, पैसा कब दोगे। लोग मेरी तरफ नहीं आए, लेकिन मेरा आज भी ब्याज चालू है, ठीक है। दूसरी बात ऐसी है कि मिस्टेक्स रिपीट मत करना, है ना। अगर कार, जैसे उन्होंने कहा कि कार एक्सीडेंट्स वगैरह, वैसे ही ट्रेडिंग में कोई भी मिस्टेक मत करना। ट्रेडिंग में भी एक्सीडेंट्स होते हैं। अभी इंट्राडे एफएनओ में घुसोगे तो अगर तुम कोई रिजल्ट नहीं निकला तो मतलब एक्सीडेंट ही हो रहा है ना। यहाँ पे एक्सीडेंट में हमको कुछ लग नहीं रहा है, फिजिकली डैमेज नहीं हो रहा है, मेंटली डैमेज हो रहा है, ठीक है। और अगर किससे उधार लिया है तो वो बात अलग है कि वो अब हमारा फिजिकल डैमेज कर देगा, है ना। लेकिन ये इसको छोड़ो, मतलब फिजिकल डैमेज इस हद तक भी जा सकता है कि हम सुसाइड का सोचने लगे, है ना। ये हुआ है बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ, और बहुत ट्रेडर्स ने सुसाइड भी की है। हमको सिर्फ वही आंकड़े मालूम है जो न्यूज़ में आए हैं कि ये ट्रेडर ने सुसाइड की। जो आंकड़े ट्रेडर्स के नहीं आए हैं उनका क्या, वो नंबर भी अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए नेवर रिपीट मिस्टेक, ठीक है, नेवर एवर रिपीट मिस्टेक। और एक्सीडेंट से बचो, ट्रेडिंग में होने वाले एक्सीडेंट से बचो। अपने रिसोर्सेज वेस्ट मत करो, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, वो अनलिमिटेड नहीं होते। क्या आप ऐसा कर सकते हो जहां पर द कंट्रोल इज इन योर हैंड्स, किसी और के हाथ में ना हो, कोई और डिसाइड ना करे कि आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप खुद डिसाइड करो। अच्छा हुआ तो आपकी वजह से, नहीं हुआ तो आपकी वजह से। और लाइफ पूरी तरह से कभी कंट्रोल में आपके हो ही नहीं सकते, तो इसके बीच में कहीं पे आपको सर्वाइव करना है। सम थिंग्स विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, सम थिंग्स विल बी इन कंट्रोल। अब ये बात जो उन्होंने कही वो कि अपने हाथ में सब कंट्रोल रखो, अभी ये तो उन्होंने ट्रेडिंग को छोड़ के ही कही कि जो भी बुरा हो सकता है वो अपने हाथ में रखो और कंट्रोल करो। अभी ट्रेडिंग में जैसे अपने हाथ में कुछ नहीं, लेकिन अगर दूसरा कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अपने हाथ में रहता है। वैसे ही ट्रेडिंग में अपने हाथ में क्या है, एक छोटा पार्ट रिस्क का, है ना। रिस्क को कंट्रोल करो। अगर तुम ट्रेडिंग कर ही रहे हो, करना ही चाहते हो, तो जो तुम्हारे हाथ में रिस्क है उसको कंट्रोल करो। सबसे पहले तो छोटी रिस्क रखो। दूसरा, उस छोटी रिस्क को और छोटा कैसे कर सकते हो ट्रेड लेने के बाद, है ना। मतलब तुम्हारा जो लॉस का नंबर है वो कैसे कम होगा, ठीक है। मतलब अपना जो लॉस है वो ट्रेल करना। तीसरा, अपने लॉस को ब्रेक इवन पे क्लोज करो, ठीक है। अगर समझो ऊपर गया और ऊपर से रिवर्सल दिख रहा है तो उसको क्लोज कर दो, है ना। ये 3 चीज़ें, सबसे पहले तो स्टॉप लॉस को छोटा रखो, फिर उसको कम करो, फिर उसके बाद उसको ख़त्म ही कर दो, है ना। अगर ये 3 चीज़ अगर तुम सीख गए ना स्टॉप लॉस के बारे में, मतलब तुम अपनी रिस्क कंट्रोल कर रहे हो, तुम ट्रेडिंग तुम्हारे कंट्रोल में है। उसके बाद प्रॉफिट का आता है ना। फिर बाद में प्रॉफिट को तुम कैसे उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हो वो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में दिमाग कभी घूमता है किसी का भी जब वो पैसा खोता है ना। अगर पैसा खोएगा ही नहीं तो दिमाग मतलब कम घूमेगा, ऐसा नहीं कि वो सटिया जाएगा, लेकिन जिसका पैसा जाता है ना वो सटिया जाता है। प्रॉफिट कम आए तो ठीक है, लेकिन पैसा जाने के बाद उसको रिकवर करना, ये जो इमोशन है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। रिस्क कंट्रोल ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर बिजनेस में, दुनिया के हर एक बिजनेस में, इवन आप जॉब पे जा रहे हो तो भी, आप जो मतलब ट्रांसपोर्ट का जो भी रूट चूज करते हो, भले ही चल के जा रहे हो या साइकिल से जा रहे हो, बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, हर चीज़ में रिस्क है ना। ट्रांसपोर्ट में हर चीज़ में रिस्क है। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद अलग रिस्क सब जगह पे है। वैसे ही
तुम अपना रिस्क कंट्रोल प्राइमरी रखो, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सीडेंट्स कभी कभी होते हैं कि हम सोचेंगे कि स्टॉप लॉस हम छोटा रखेंगे, लेकिन कभी अगले दिन अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करा, अभी मैं तो स्विंग ही करता हूँ, है ना, बहुत कम इंट्राडे करता हूँ, तो ऐसा होता है कि अगले दिन अगर गैप डाउन हो गया तो कब, तो वो कोई तो एक एक्सीडेंट है जिसको हम रोक नहीं सकते। एक्चुअली तुमने कभी सुना होगा कि ऊपर वाले की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, वैसे ही समझ लो कि ये एक एक्सीडेंट हो गया, है ना। लेकिन अगर तुम अपना रिस्क रिवॉर्ड अगर प्रॉपर रखोगे, बड़े से बड़ा रिवॉर्ड रखोगे, तो ये एक्सीडेंट्स तुम्हारे लिए ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे, ठीक है। इस चीज़ को समझो। और रिस्क कंट्रोल करना है तो ये जो 7 रूल्स है इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। ये सब सही वाले 7 रूल्स हैं जो वर्कआउट करते हैं। मैं जानता हूँ कि जो चीज़ सोच के तुम अपने ट्रेडिंग करियर में आए हो ये उसके विपरीत है, लेकिन यही काम करते हैं, दूसरे काम नहीं करते। मेरी बातें कौन सुनने वाला है? मेरे को तो गालियां पड़ने वाली है कि आप क्या बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं पता इसके बारे में। मैं बेवकूफ, मेरे बस का नहीं है। संदीप महेश्वरी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा। मैं इनकी वीडियोस देख देख के, जब भी मेरा स्टार्टिंग का स्ट्रगलिंग टाइम था, 5 साल मुझे लगे स्ट्रगल में, ट्रेडिंग सीखने में, उस टाइम पे मैं इनकी वो वीडियोस देखता था जो ये अपना सेमिनार लेते थे वगैरह वगैरह, वो सारी सब वीडियोस देखता था मैं। स्पिरिचुअलिटी के ऊपर रहती थी, है ना, साइलेंस वाली, हियर दी साउंड ऑफ साइलेंस वगैरह, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था उस टाइम पे, है ना। और ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन है। अगर ये चाहे तो ये स्मार्ट मनी बन सकते हैं, अगर ये चाहे तो मैन्युपुलेटर बन सकते हैं, ठीक है। अगर ये चाहे तो ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर भी बन सकते हैं। अगर समझो 1 साल के लिए अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया, है ना, इतना पैसा कमा लेंगे कि बहुत सारा पैसा, कि छोटी छोटी कंपनियों को मैन्युपुलेट कर दें, ठीक है। तो इन्होंने ये वीडियो में भाई जो भी कहा है ना, ये सब सच है, मैं एकदम एग्री करता हूँ। मैंने इस वीडियो के नीचे के कमेंट्स भी पढ़े, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी पढ़े, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इनके रिएक्शन वीडियो बनाए, उसके नीचे भी कमेंट्स पढ़े कि इनको क्या मालूम है ट्रेडिंग के बारे में, इनको क्या मालूम ये के बारे में, इनको क्या मालूम उसके बारे में। भाई ये बंदा और दूसरा जो ब्रोकिंग फर्म का ओनर है, अगर उनके पास एक ऐसा बिजनेस है जो पैसा दे रहा है, तो उनको फिर और पैसा कमाने की ज़रूरत क्या। उनमें और हम में बहुत फ़र्क है, वो हमसे और एक लेवल आगे सोचेंगे, ठीक है। हमारे पास पैसा नहीं है, पैसों की कमी है, इसके लिए हम ट्रेडिंग में आए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे ये सच भी है, कहीं ना कहीं पे ये दोगलापन भी, मतलब झूठ भी है। तो बात ऐसी है कि हर एक बात सच है। अभी मैंने तो कुछ कुछ क्लिप्स ही लिए हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, लेकिन हर एक बात जो मैंने देखी, मैंने ये वीडियो जब भी सुना, मैं तभी तो बाबा सोच में पड़ गया यार, सही बात है। मैं 2 बार देखा ये वीडियो, फिर उसके बाद वीडियो बनाने के टाइम पे तो और 3-4 बार देखा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये बेवकूफ़ है वगैरह वगैरह, उन्होंने कहा, लेकिन ऐसा नहीं, मेरे हिसाब से बहुत स्मार्ट बंदा है। चाहे तो बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चल रहा है, उनका इमेज बाज़ार है और कहीं ना कहीं से अगर इनकम आ रहा है, तो कुछ करने की ज़रूरत क्या है। आखिर में इंसान को कितना साल जीना है, 60, 70, 80 साल, बस उतना ही टाइम पास करना है, उसके बाद कुछ नहीं, है ना। तो जो भी हो रहा है बस ठीक है, अच्छा है, ठीक है। तो ये मेरा रिएक्शन था, ये उन ट्रेडर्स के लिए जो मैंने 7 रूल्स पहले बताए थे, वो 7 रूल्स ही सही है। क्योंकि तुम किसी को भी ले लो, अपना ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जैसा रखो, है ना। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अगर देखोगे तो इन्वेस्टिंग जीतती है, तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की तरह करो, ठीक है। अगर इन्वेस्टिंग की तरह नहीं करोगे तो फिर लफड़ा हो जाएगा, है ना, और टाइम पास बहुत कुछ जाएगा। मैंने अपने 5 साल गवा दिए, फिर उसके बाद जब मुझे ट्रेडिंग आने लगी, उसके बाद मैंने और 2 साल टाइम पास किया। मतलब कैसे, मैं एफएनओ में घुस गया, वो अलग। मतलब जो मेरी स्ट्रेटजी वर्कआउट कर रही है, मैं उसमें मार्जिन यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मालूम पड़ गया कि स्विंग में ही मेरा करियर बनने वाला है, तो फिर मैं उसमें फिर एफएनओ में घुस गया, और उसके फिर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखे, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, है ना। तो वही बात है, अगर आप भी नहीं चाहते अपना टाइम वेस्ट करना, अपने घर वालों को टाइम वेस्ट करना, तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। बाय।